इस विशेष प्रस्तुति में राम सेतु एक स्थान का नाम है, एक पुल का नाम है जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है। एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार भी है और हमारी हिंदू मान्यताओं के हिसाब से यह भगवान राम द्वारा बनाया गया था, लेकिन सरकार के इरादे इसको तोड़ने के हैं। सरकार का यह मानना है कि इसको तोड़कर वो शायद देश का कुछ आर्थिक लाभ जनरेट कर सके, प्राप्त कर सके। लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी है और अब भी लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ वो स्टूडियो में हैं और हम उनसे जानेंगे आज और ये समझेंगे कि उनकी लड़ाई कब से शुरू हुई, इस लड़ाई के मूल में कौन सी प्रेरणा है और वो कितने विश्वस्त हैं कि इस लड़ाई को वो कामयाबी से उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो राम सेतु पर जो विवाद शुरू हुआ है उस पर बात करने के लिए और इसकी रक्षा का बीड़ा उठाने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से बात करने के लिए सबसे पहले इनका परिचय हम आपको करवा दें। इनका परिचय बहुत बड़ा है। डॉक्टर स्वामी, बहुत स्वागत आपका। प्राध्यापक भी हैं, विद्वान भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और विचारक भी हैं। सर, ये राम सेतु का जो पूरा मामला है, देश ये जानना चाहता है कि आप इसके पक्ष में क्यों खड़े हुए? आपके मन में, आपके हृदय में कहां से ये प्रेरणा आई? वास्तव में मैं तो उसमें इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था जी, लेकिन उस समय मैं 2007 की बात कर रहा हूँ जी, जब माननीय सुदर्शन जी सरसंघ चालक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। जी, जी। और बहुत वरिष्ठ साधु सन्यासी दयानंद सरस्वती जो तमिलनाडु के हैं, जी, जी, और अशोक सिंघल, इन तीनों ने अलग अलग से मुझे कहा था कि इसको लेना चाहिए क्योंकि सरकार का नीयत खराब है, इसको तोड़ देंगे। जी। और मैंने शुरू में कहा था कि ये तो धार्मिक विषय है और इसको कोई साधु संत वकील को रख के पिटिशनर बननी चाहिए। जी। तो फिर उन्होंने बताया कि ये हुआ था, सारे 4 शंकराचार्यों ने और अनेक मठाधीशों ने एक पिटीशन में दस्तखत की थी और उसको कोर्ट में पेश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में, और वो रिजेक्ट हो गया। और सिर्फ रिजेक्ट नहीं हुआ परंतु निंदा भी की गई कि ऐसे धार्मिक विषयों को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना चाहिए। तब बात थोड़ी दिन रुक गई। फिर एक दिन सुदर्शन जी ने फ़ोन किया मुझे कि 1 हफ्ते के अंदर वो RDX लगा के तोड़ने वाले हैं। जी। तो मैंने कहा कि अब मैं जाऊंगा, ये पिटीशन पहले से डाला हुआ, डिसमिस हुआ है, तो कौन सुनेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम लोग सब बड़े हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। जी। और ये हमारे आस्था पर बड़ी चोट होगी। तो तब मैंने सोचा कि रामचंद्र जी इस सेतु को बचाना चाहते हैं। जी। तो मुझे कोई रास्ता वो बना के दे देंगे। जी, जी। तो मैंने जाकर बस आंख बंद करके मैंने पिटीशन डाली और कोर्ट में पेश हुआ और मैंने सवाल उठाई कि भाई ऐसा परियोजना है। मैंने कहा कि ये परियोजना ना ये मनमानी से हुई है, सारे पहलुओं को सोचा नहीं गया, परिवहन का विषय है इसमें, और ये आर्थिक का जो इन्होंने गणित लगाई है ये सब बेकार है। मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं जानता हूँ ये सब कंप्लीट झूठा बनावटी आर्थिक लाभ दिखा रहे हैं। ये पिटीशन डाली है तो, लेकिन ये तोड़ देंगे तो फिर मेरा पिटीशन का मतलब ही नहीं रहेगा, इसका आधार हट जाएगा, फिर उसको आप डिसमिस कर दोगे तो मुझे मेरा सुनवाई भी नहीं होगी। तब जस्टिस अग्रवाल थे, उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया। जी, जी। तो एक बार वो रोक लग गई तो फिर तो मामला फिर उभरा कोर्ट में। मैंने कोर्ट में धार्मिक पहलुओं पर कम जोर दिया था, किया था मैंने, परंतु मैंने एक अर्थशास्त्री के रूप में कहा कि जब आप कोई परियोजना स्वीकार करते हैं या मानते हैं या अपनाते हैं
उसके विकल्प को पहले छांटते हैं। उस विकल्प में से ये सबसे अच्छा कौन है उसको चुनते हैं। इनमें ये शिपिंग मिनिस्ट्री ने बिल्कुल किया ही नहीं जी। उन्होंने सीधा इसको तोड़ने में इसी रूट से राम सेतु को तोड़ के हम नहर निकालेंगे जी। ये फैसला किया जी। मैंने विकल्प को देखा है जी। और विकल्प के तो इससे सस्ता बनती है जी। तो ये तो हमारी सरकारी खर्चे में हमारी टैक्स पेयर्स के खर्चे में हो रही है जी। इसीलिए इसको रद्द करना चाहिए क्योंकि इससे सस्ते रास्ते मिलते हैं। जी। तो मैंने कहा कि आखिर में उद्देश्य क्या है जी। कि आपको जहाज जो आते हैं पश्चिम से या पूर्व से उन सबको श्रीलंका घूम के जाना होता है। जी। जी। और यदि हम वो कहते हैं कि हम एक नहर बना देंगे कैनाल जी। तो फिर जहाज सीधा जा सकते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में और कई घंटे बच जाएंगे और कई खर्चे बच जाएंगे और पेट्रोल की भी लागत कम हो जाएगी। ये सब उन्होंने परियोजना में कहा था। तो मैंने कहा ठीक है आपको तो सामान भेजनी है मान लीजिए कन्याकुमारी से तमिलनाडु चेन्नई तक अब आपको घूम के जाना होता है। हाँ तो मैं आपको एक दूसरा रास्ता बताता हूँ। कन्याकुमारी के पास टूटीकोरिन एक जगह है वहाँ बंदरगांव है उसको कंटेनर पोर्ट बना दीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और वहां से एक रेलवे लाइन निकालिए तट के किनारे से जो तमिलनाडु जाएगी मद्रास जाएगी और मद्रास से विशाखापट्टनम जाएगी वहां से कलकत्ता जाएगी और उसका खर्चा मैंने फिर कैलकुलेट करके दिया और कहा कि वो 1/10 बनता है। अच्छा इसमें और भी खर्चे हैं जो छिपे हुए हैं जो उन्होंने गणित में नहीं लिया। कनाल बनने के बाद वो समुद्र रेग डालते रहेगी हर हफ्ते इसको इस रेग जो नया रेग पड़ती है कनाल में उसको उठाना पड़ेगा उसको एक्सकवेट बालू को निकालना पड़ेगा। तो इसमें हर साल आपको 1000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा खर्च होगी वो आपने दिखाया नहीं अकाउंट में। इस तरीके से मैंने शुरू की। फिर मैंने कहा कि ऐसे परियोजना करने में आपको परिवार यानी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट यानी रिपोर्ट लेनी चाहिए। आपने इंटरिम रिपोर्ट में प्रोजेक्ट ही ले ली उसका फाइनल रिपोर्ट नहीं आया तो ये एक अवैध है। दूसरा है कि आपने कोस्ट गार्ड से परमिशन लेनी चाहिए थी आपने लिया नहीं। तीसरा तमिलनाडु सरकार उस समय भी ये जयललिता थी मुख्यमंत्री उससे नहीं ली थी। और फिर दूसरा है कि ये जो राम सेतु को काट के जाने वाली है वो बिल्कुल जो श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच में जो समुद्र में जो सीमा है उसको मीडियल लाइन कहते हैं यानी जो रास्ता है उसके बीच में उसके बहुत निकट है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस का लॉ ऑफ द सी है जो आजकल वो इटालियन जिक्र करते हैं मरीज के इंटरनेशनल वाटर्स। हाँ वो नहीं इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी उसमें इंटरनेशनल वाटर्स की परिभाषा है परंतु परियोजना आप कोई करोगे अपने समुद्र में और वो पड़ोसी देश की सीमा के यानी जो सीमा है जो पड़ोसी देश और आपके बीच में होती है उसका 25 किलोमीटर से निकट है तो फिर आप उस देश की भी परमिशन मांगनी चाहिए। और ये जो परियोजना थी ये तो 5 किलोमीटर दूर में थी सीमा से। तो मैंने श्रीलंका सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि आपका परमिशन लिया तो उन्होंने कहा परमिशन भी नहीं लिया हमने विरोध भी किया लिखित में अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये भी मैंने कोर्ट में पेश किया। तो मैंने कहा एक तो ये अवैध है और आखिर में मैंने कहा कि हमारे इस क्रिमिनल लॉ में सेक्शन 295 है कि कोई भी आस्था का स्थान है या किताब है पुस्तक है कोई भी आस्था का कोई भी विषय हो उसको आप कोई चोट पहुंचाएंगे तो आपको 7 साल की दंड मिलेगी क्रिमिनल ऑफेंस है। तो मैंने कहा कि ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा क्योंकि ये आस्था का है। मैंने सारे शंकराचार्यों से चिट्ठी ले ली थी एफिडेविट और आरएसएस और विश्व परिषद ने 35 लाख दस्तखत भी ले ली लोगों से। मैंने कहा ये तो आस्था का है इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है और इसीलिए इस पर आप कोई चोट पहुंचाएंगे तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। हाँ अपराध है इंडियन पिनल कोड में।
तो चीफ जस्टिस ने मुझे कहा कि क्या हमारे ऊपर केस डाल दोगे? मैंने कहा अभी तक तो नहीं डालूंगा, क्योंकि आपने ये इसको अनुमति नहीं दी है, आप हमारी सुनवाई कर रहे हैं। यदि आपका निर्णय होगा कि यहाँ ये परियोजना वैध है और इसको राम सेतु को तोड़ा जा सकता है, तो फिर तो मैं आपके ऊपर केस जरूर डालूंगा। तो कोर्ट में तो सब हंसे। आपने मुख्य न्यायाधीश को ये बात कही? यहाँ कहा था कि मैं आप करेंगे तो मैं आपके ऊपर ही केस डालूंगा, क्योंकि आपने जानबूझकर, ये जानते हुए आपने इस अपराध की। तो और अनेक सवाल पूछे। किसी ने पूछा कि वो समुद्र के बीच में है, कौन जाकर वहां उसको पूजा करेगा? मैंने कहा रोज सुबह मैं सूर्य को पूजा करता हूँ, कोई मैं सूर्य जाकर आता हूँ? तो ये तो आस्था दूर से भी होती है। और तो फिर सवाल आया कि ये प्राकृतिक बनी है या ये किसी ने बनाया, जैसे इसमें रामायण में लिखी है। तो मैंने कहा कि बद्री नारायण एक थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो सरकारी है, उसने जाकर वहां देखा और देखा कि वहां ऐसे वो पत्थर नहीं कहा जाता, उसको दूसरे नाम देते हैं, क्योंकि ये मछलियों की हड्डी और ये शंख, ये सब धीरे धीरे मिलते मिलते एक पत्थर जैसे बन जाती है। उसको कॉरल कहते हैं। और उसका विशेषता है कि अब पानी में छोड़ोगे तो तैरेगा। अब मैंने फिर रामायण से पढ़कर सुनाया कि हनुमान ने वो पत्थर लाए और उन्होंने रखा तो वो तैरने लगी। फिर उन्होंने श्री राम लिखी, तब वो जमा स्थिर हो गया जमा। तो फिर मैंने कहा कि जब रामचंद्र जी गए धनुषकोडी में और समुद्र राजा की पूजा की, उसने इस बात नहीं सुनी, 3 दिन की पूजा का लापरवाही की, तब उनको क्रोध आया। मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, तो बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। करेक्ट, बाण उन्होंने उठा लिया। तुलसीदास में। तो वाल्मीकि में वो यही कहते हैं कि क्रोध में आए, इसको तो विनय समझ में नहीं आती इस राम समुद्र राजा को, फिर मैं सिखाऊंगा। तो उन्होंने वो अग्नि बाण निकाली। तब वो समुद्र राजा ऊपर आया, कहा कि नहीं सारे प्राणी सब मर जाएंगे, इसका मत करिए, आपको चाहिए तो पानी के नीचे से एक पहाड़ जैसा, इसको रिज कहते हैं, रिज अंग्रेजी में रिज है, उसके ऊपर आप तट से लाकर पत्थर रखेंगे तो आपका सेतु बन जाएगा। तो मैंने कहा बद्री नारायण ने और उनके सारे जियोलॉजिकल सर्वे के, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले की थी। उन्होंने ये कहा है कि एक समुद्र, वो जो समुद्र के तराई है उसमें से एक रिज निकलती है और उस रिज के ऊपर ये कॉरल रखी गई है, और कॉरल समुद्र के बीच में कभी पैदा नहीं होती है, ये सब तट के किनारे पैदा होती है, इसीलिए ये लाया गया है और इसीलिए इसको बनाया गया। किसने बनाया हम नहीं कह सकते, परंतु 10,000 साल से कम नहीं। और हमारे जो ग्रह हैं जो पुराण में दिया गया, उसके अनुसार रामचंद्र जी का समय लगभग एक 10,000 साल पहले। जी, मेरे पास कुछ ये अलग अलग लोगों के मत हैं, कुछ तो 17 लाख वर्ष पुराना भी बताते हैं। नहीं, वो क्या है कि वो जो उसका त्रेता युग का हिसाब जो है। जी। अब देखिए, जो ग्रह घूमते हैं वो जब एक पैटर्न में होते हैं एक जगह में, जैसे ज्योतिष कहते हैं इस ग्रह में है, इस ग्रह में है, इस घर में है, वो बार बार आती है, परंतु कभी 10,000 साल के बाद, जैसे 20,000 साल के बाद, ऐसे। तो जो रामचंद्र जी की अयोध्या से यानी लंका पहुंचने की समय की बात है, वो एक कैलकुलेशन 10,000 साल कहता है। दूसरा कहता है कि ऐसे हर 10,000 साल में ग्रह इस पैटर्न में आते हैं। तो ये 10,000 साल भी हो सकता है, 20,000 साल भी हो सकता है, 30,000 साल भी हो सकता है। मैं इसीलिए मैंने कहा कम से कम ये 10,000 साल है, पुराना है। सर, ये जो ये सरकार का तर्क है, इसको आपने सिरे से खारिज भी किया कि अगर आप यहाँ पे रेलवे ट्रैक बना दें तो उससे 1/10 खर्च आएगा और उसी वो फिर जहाज आएंगे और वो कंटेनर को उतारेंगे, वो वहां से रेलवे लाइन बंदरगांव से शुरू होगी और वहां से चल जाएगी। तो बड़ा एफिशिएंट है। अमेरिका में ऐसा होता है, तो जापान में का ये रवैया क्यों है आखिर? आपको क्या इसके पीछे सोच क्या लगती है? इसका एक और मैं पहलू बताता हूँ।
ये जो इन्होंने नीरी एक नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका रिपोर्ट मंगवाई। उन्होंने कहा कि नहर बनाओगे तो 11 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए गहराई, नहीं तो वो सारा वॉल्केनिक मामला ऊपर आ जाएगा। जी। तो कनाल का जो गहराई होगी वो 11 मीटर। जी। अच्छा, 11 मीटर में कौन से जहाज जा सकते हैं? जी। जी। जो जहाज 30,000 जी। जो जहाज 30,000 टन से कम वजन की है, जी। जी। यानी सामान ले जा करके उसकी वजन है, वही जा सकती है। जी। जी। लेकिन आज तो 95% जहाज जो व्यापार यानी माल ले जाते हैं वो सब 1 लाख टन से है, ज्यादा है। 95%। सिर्फ 5% 30,000 से कम है। तो ये सारा ट्रैफिक तो 95% नहर बनने के बाद भी घूम के जाना पड़ेगा। जी। तो सिर्फ ये 5% के लिए ये कौन है? उसमें मैंने देखा कि बालू का बेटा का एक कंपनी है जिसके जहाज सब 30,000 से कम है, तो उसका लाभ होगा। जी। हाँ, तो अब आपका सवाल क्या था? ये हाँ, सरकार इस बात को इस तरह से डिनाई क्यों कर रही है जब उसे पता है कि इतने लोगों की आस्था का मैं प्रतीक समझता है? हूं कि ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में उठाया था जब सरकार के तरफ से उन्होंने कहा है कि ये इन लोगों का विरोध धार्मिक है। जी। हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सवाल है। तो पहले मैंने जब को विस्फोट किया, मैंने फिर कहा कि आप मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं राम में मेरा आस्था है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये अंधविश्वास है इसीलिए कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आपका भी धार्मिक कारण से ये परियोजना बना रहे हैं। जी। सोनिया गांधी क्रिश्चियन है। जी। और ये करुणानिधि तो उसको नफरत है लॉर्ड राम से, रोज उसको गाली देता है। जी। कहता है कि राम सेतु का नाम कैसा आ गया, ये अंग्रेजों ने इसको एडम्स ब्रिज कहा था। हाँ, क्या राम कोई इंजीनियरिंग डिग्री पाई थी? इस प्रकार मजाक। नहीं, मैंने कहा कि मैंने एक बयान निकाल के दिया कि करुणानिधि ने मुस्लिम समुदाय को वोट मांगते समय कहा कि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद तोड़ी ना, मैं राम सेतु तोड़ के दिखाता हूँ आपको। तो ये कहीं ना कहीं ये पीछे है। और ये सोनिया गांधी का जो क्रिश्चियन कि हिंदू के जो भी आस्था के विषय हैं उसको नष्ट करो ताकि एक हीन भावना हिंदुओं में पैदा हो कि हम नपुंसक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर, इस योजना को ग्रीन सिग्नल तो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने 2003 में दिया था। वो तो बीजेपी से पूछना चाहिए। बात तो सही है जी कि क्योंकि जब 1999 में उस समय मुझे पता है कि ये बात आई थी तो हम लोगों ने विरोध किया था, फिर वो ठंडा हो गया। फिर इन्होंने बनाई एनडीए सरकार नई बनी आफ्टर इलेक्शन। उसमें वो डीएमके वाले आ गए। डीएमके वालों को खुश करने के लिए रामचंद्र जी का सेतु को तोड़ने के लिए फैसला किया होगा। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी ने भी जो है आस्था नहीं, वो रिकॉर्ड में तो साफ है कि ये प्रोजेक्ट को, देखिए ये प्रोजेक्ट 1857 से सोचा गया है और 23 बार परियोजना बनाई गई और 23 बार रद्द हुई। जी। ये 24 बार जो एनडीए ने क्लियर की जी। ये तो एनडीए सरकार ने, माने बीजेपी, क्योंकि मंत्री सब बीजेपी वाले थे। जी। अरुण जेटली, और पहले अरुण जेटली थे, फिर उसके बाद वेद प्रकाश गोयल थे, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा, फिर वो कैबिनेट में गया, उसमें वाजपेयी थे, यशवंत सिन्हा थे, ये सब थे। तो और जॉर्ज फर्नांडिस ने बाद में मुझे जरूर कहा कि मुझे ये सारी जो आपने तथ्य बताई है मुझे पता होता तो मैं नहीं मानता, मैं तो उस समय करुणानिधि की बात पर आ गया था। तो अब जॉर्ज फर्नांडिस तो आ सकते हैं, परंतु जो राम मंदिर बनाने के लिए हम बोलते हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए था। ये बड़ी घोर विडंबना है सर, देश की जनता को अगर ये तथ्य पता चलेगा कि राम मंदिर का नाम लेकर उनसे पूछिए मुझे क्यों। मैं तो इतना कहूंगा जरूर कि जो रिकॉर्ड्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट में उससे क्लियर है कि ये परियोजना बनी थी
जब एनडीए की सरकार थी। जी जी। और क्यों, ये वो ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, मुझे तो बिल्कुल समझ में आती ही नहीं है। चलिए, लेकिन आप एक बात स्पष्ट है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत के भीतर इस बात का प्रखर विरोध किया है। अभी भी वहां पर मुकदमा चल रहा है, फिर से सुनवाई है। अभी वर्तमान में कैसे सरकार ने आर.के. पचौरी की रिपोर्ट को किनारे किया, जो कि एक पर्यावरण वैज्ञानी है, और किस तरह से नए तर्क प्रस्तुत किए हैं, इस पर भी हम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से बात करेंगे इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। राम सेतु पर जब विवाद आगे बढ़ा और कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सबसे पहले सरकार ने इसे कहा कि इसमें कोई धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, लेकिन बाद में इस एफिडेविट को सरकार को वापस लेना पड़ा। आर.के. पचौरी की कमेटी बनाई गई, जो इसके पर्यावरण के पहलुओं को अध्ययन करके कोर्ट को बताती। उसने जो रिपोर्ट सबमिट की कोर्ट में, सरकार ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या मंशा है सरकार की, ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर स्वामी, यहाँ पे ये बात भी समझनी चाहिए कि अगर सरकार वैज्ञानिक तथ्यों का हवाला देती है, अगर सरकार ये कहती है कि हमें आर्थिक लाभ होता है, आर्थिक लाभ वाले पक्ष पे तो आपने उनको बताया कि किस तरह से जो है, अगर आप रेलवे लाइन या रेलवे ट्रैक बनाते हैं तो वो ज्यादा वायबल है, वो ज्यादा लाभदायक हो सकता है। लेकिन आर.के. पचौरी जैसे विद्वान की रिपोर्ट को भी किनारे करना, ये समझ में नहीं आता है। नहीं, उनका प्रॉब्लम, समस्या है कि मैं शुरू से क्या है कि ये दो क्या कह सकते हैं, दो ध्रुव को पसंद, यानी खुश रखने में इनकी मंशा रही है सरकार को शुरू से। जी। एक है जो क्रिश्चियन है, जी। सोनिया गांधी की, उसको खुश रखना है। जी जी। और वो इन बातों में बिल्कुल ऐसी ही चाहती है कि सब टूट जाए, ये है वो है, हम लोगों को हीन भावना पैदा हुए। जी। और दूसरा है जो करुणानिधि है, जो जिसको नास्तिक भी कहना करेक्ट नहीं है, उसको भगवान में, वो हिंदू भगवानों का से उसको नफरत है। जी। और वो प्रचार करता है कि ये सब झूठा है। वो क्रिश्चियन के बारे कुछ नहीं बोलता है, हम इस्लाम के बारे कुछ नहीं बोलते, बट हिंदू के बारे बुराई करते रहता है। जी। तो उसको, इन दोनों को खुश रखने के लिए वो दुनिया के जो झूठ बोलते हैं, सरकार ने एफिडेविट में दे दी कि ये तो मिथ्या है, श्री राम कोई तथ्य ऐतिहासिक नहीं है, जब रामायण और महाभारत तो हमारी इतिहास है। जी। जी। लेकिन उस समय मैं ये जरूर कहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने जो रास्ता रोको किया, जी, उससे ये घबरा गए। जी। पहली बार उनको पता लगा कि ये राम के मामले में खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। जी। और बाद में अशोक सिंघल के को सबको बधाई देना चाहिए कि उन्होंने रोहिणी में 10 लाख लोगों को इकट्ठा किया। जी। और कैसा इकट्ठा किया? सब मेट्रो में आए टिकट देकर। मैं मेट्रो का मालिक ने मुझे बताया, जो चेयरमैन थे श्रीधरन, उन्होंने कहा कि हमने कभी देखा ही नहीं कि कोई ऐसे आम सभाएं हो रही है और लोग आकर टिकट खरीद के जा रहे हैं। उस समय हमें 14 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिली थी। जी। तो रोहिणी समुंदर था और देश के सारे प्रमुख साधु संतों को उन्होंने इकट्ठा किया। जी। और सब राजनीतिज्ञों को दूर रखा, परंतु मुझे राजनीतिज्ञों में नहीं गिना। हो सकता है मेरा नाम स्वामी है उसी स्वामी के। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश का बहुत बड़ा वर्ग आपको विद्वान और विचारक समझता है, राजनेता से अलग भी समझता है। वो जो आया पेपर में, फिर दूसरा दिन आया रंगीन फोटो, उससे माहौल टोटली बदल गई। और फिर सरकार को जब ये सारी बहस खत्म हुई तो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, देखो तुम्हारे इसमें ये नहीं बनेगा, ये राम सेतु को छोड़कर तुम कोई और रास्ता ढूंढो जी, और उस पर हम विचार कर सकते हैं, नहीं तो हम ये सारा परियोजना को रद्द कर देंगे। जी। तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं, हम एक बड़ा एक कमेटी बैठाएंगे, पचौरी कमेटी, ये है वो है। तो 5 साल बीतने के बाद उसकी रिपोर्ट आई। जी।
और वो तो और भी इनका हाल खराब कर दिया। जी जी उसने कहा कि कोई एस्लेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, हमने नया आधार कलेक्ट किया, इससे तो तूफान चल जाएगी, सुनामी में बर्बाद हो जाएंगे, विस्फोट होंगे, वॉल्केनिक होगा, जीवी मर जाएगी, तेल जो जहाज आने वाली जहाज जाएगी वो तेल छोड़ते जाएगी, प्रदूषण हो जाएगा, और जो आर्थिक लाभ की बोल रहे हैं वो भी गलत है। अब एक और पर्यावरण का भी फैक्टर सामने आ गया। वो उसने कहा कि इसमें पर्यावरण तो डिजास्टर है, ये तो कायाकल्प हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। जी। और उन्होंने एक और बात कही कि ये जो कहते हैं कि इसमें लाभ होगा, क्या लाभ होगा, हमने कोई लाभ नहीं देखा, हमारी कैलकुलेशन का नष्ट होगा, नष्ट तो होगा ही। और जो बात चोट देने वाली बात है वो है कि ये जो 4A मैंने ही सजेस्ट किया था, ये इसको ट्राई कर लो, क्योंकि जो हमारी तट और श्रीलंका के तट के बीच में दो हिस्से हैं। एक है रामेश्वरम द्वीप, जिसको सभी कभी पाम्बन आइलैंड भी कहते हैं, अंग्रेज पाम्बन आइलैंड कहते थे, मतलब हम लोग इसको रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। वहीं रामेश्वरम का मंदिर है और वो एक 20 किलोमीटर तक है। फिर उसके बाद एक 30 किलोमीटर के लिए राम सेतु है। तो हमने कहा कि राम सेतु को काट के ले जाने के बजाय इससे काट के ले जाओ, या तो उन्होंने कहा नहीं हमने बहुत काम कर दिया। मैंने कहा ठीक है, ये जो आपने राम सेतु काटने वाली बनाई है उसको अलाइनमेंट नंबर 6, वो जितना राम सेतु के पास आओ, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न करके रामेश्वरम आइलैंड से काट के फिर वापस इसमें, तो मतलब इस वर्तमान व्यवस्था में भी आपने एक विकल्प उनको दिया था मैंने। हाँ, जी मुझे पता था कि वो भी नहीं चलेगा, बट ये इनका तो जान निकलने वाली बात थी सरकार को, तो इसीलिए अब वो क्या हो गया वो हो गया। अब डीएमके भी अब सरकार में नहीं है, मुझे लगता बड़े आसानी से दो काम होंगे, सेतु समुद्रम रद्द होगा और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाएगा। बहुत धन्यवाद यहाँ स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और विस्तार में समझाने के लिए कि पूरा विषय क्या है। और देखेंगे हम जैसे ही कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, हम एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे और एक बार फिर से 1 तारीख अप्रैल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने पूरे इस मामले के बारे में विस्तार से बताया। इस बारे में जब भी देश का सर्वोच्च न्यायालय फैसला देगा, हम न सिर्फ आपको खबर दिखाएंगे बल्कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की टिप्पणी भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।